Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am with you to discuss your BA Part 2 पेपर 2। कल आपका BA Part 2 का पेपर 2 है ना, एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि प्रोबेबल क्वेश्चन बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता एग्जाम में, हमको सब कुछ पता होना चाहिए। और छोटा सा आपका कोर्स है, छोटा सा सिलेबस है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ है इसमें है। फिर भी एक बार हम यूनिट 1 से यूनिट 5 तक एक क्विक रिकैप आपके साथ कर लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं इस पेपर से, और क्या उसमें से अब घूम फिर के जो भी आदमी क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसके सामने यही तो है। जैसे मान लीजिए यूनिट 1 से शुरू करते हैं, टाइम आपके पास नहीं है, कल ही आपका एग्जाम भी है। तो यूनिट 1 में क्या है, चूंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से शुरू किया इन्होंने कि आप बताइए नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और चूंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है तो बच्चे की बात होगी, चाइल्ड की बात होगी, स्टूडेंट की बात होगी। तो बच्चे का या बालक का विकास और वृद्धि कैसे होती है, उसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं। और चूंकि विकास की बात हो रही है तो बौद्धिक विकास की भी बात कर ली इन्होंने, सामवेगिक विकास की भी बात कर ली और सामाजिक विकास की भी बात कर ली। और फिर चूंकि बालक की बात हो रही थी तो लगे हाथों इंडिविजुअल डिफरेंस भी ले ली और उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन तो नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी से आएगा ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें यही बन रहा है। भाई लॉन्ग क्वेश्चन इंडिविजुअल डिफरेंस पे नहीं पूछेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे बनना मुश्किल है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूरा आपका पूरा स्कोप, नेचर एंड मेथड्स में इतने वो ऐसे पूछ सकता है कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रकृति समझाइए, तो आपको बताना होगा कि आपने पढ़ा होगा, तैयार किया होगा कि इसकी प्रकृति साइंस है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है ये। और इसके मेथड्स, तो मेथड्स में मैंने आपको केस स्टडी बताया है, एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया है, ऑब्जर्वेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है। आप पढ़िए, हो सकता है वो इस तरह से पूछे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ मेथड्स बताइए, तो आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन से शुरू करके ऑब्जर्वेशन और फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड। और अगर नाम देके पूछ सकता है कभी कभी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और स्कोप के बारे में संक्षेप में लिखिए और इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि वैज्ञानिक जो इसका अनुसंधान का तरीका है उस पर विशेष टिप्पणी कीजिए या उसको विस्तार से बताइए। इसका मतलब मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़े बिना जाने से आपका नुकसान होगा, क्योंकि मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है। बाकी इससे शॉर्ट बनने के बहुत सारे ऑप्शंस है। बहुत पूछा जाता है सवाल कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, एकदम हर बार पूछा जाता है। नहीं तो प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे कि वृद्धि, बालक के विकास के 4 प्रिंसिपल्स बताइए, 5 प्रिंसिपल्स बताइए, नाम दे के पूछ ले। या इंडिविजुअल डिफरेंस और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से सवाल इसमें ज्यादा बनता है कि वैयक्तिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं और इसके क्या शैक्षिक निहितार्थ है। अब देखिए, अब मैं चूंकि क्वेश्चन का आंसर अगर अभी बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सब टॉपिक पे एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आपको पढ़ना था, साल भर और तैयार करना था, लेकिन अगर आप लेट जागे हैं तो भी क्विकली पढ़िए, याद करिए, सही लिखिए, मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी है ना। तो मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो जरूर कैसे भी करके तैयार होना चाहिए आपका। अभी तक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में मेन अंतर पता होना चाहिए, आपको प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए और इंडिविजुअल डिफरेंस और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन पता होना चाहिए। अब बचता है इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर। तो हो सकता है कि इससे भी कोई शॉर्ट आंसर या लॉन्ग बन जाए, लेकिन मेथड्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंडिविजुअल डिफरेंस मुझे लगता है कि जरूर टच किया जाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को पूछते हैं तो चूंकि अभी आपने पियाजे को नहीं पढ़ा है और पियाजे मतलब मेन में फुल कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके उसमें नहीं है, तो फिर अगर आप पियाजे में जाएंगे, उनकी 4 स्टेजेस अगर आपको याद है, वेल एंड गुड। हम तो ये कह रहे हैं कि आपको तो यूनिट 1 के पहले पॉइंट से लेकर यूनिट 5 के लास्ट पॉइंट तक सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन चूंकि इस तरह से तैयारी नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पता होना चाहिए, इमोशनल कॉम्पिटेंस पता होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट और फिर सोशल डेवलपमेंट। तो ये तो यूनिट 1 का हिसाब किताब है, यानी कि निश्चित रूप से नेचर, स्कोप एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए इस यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा संभावना है। बाकी तो क्वेश्चन बनाने वाले, मैं क्वेश्चन पेपर नहीं बनाने वाली हूँ, है ना। फिर आइए यूनिट 2 पे।
यूनिट 2 आपका कह रहा है बुद्धि, तर्क एवं समस्या समाधान का स्वरूप, मतलब नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, theories of intelligence, measurement of intelligence and study of one tool for its measurement। तो एक हिस्सा यूनिट 2 का इन्होंने इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहा है, दूसरा हिस्सा क्रिएटिविटी, यानी कि इससे पूछे जाने वाले दो मेन सवाल है, या तो सवाल इंटेलिजेंस पे बनेगा या क्रिएटिविटी पे बनेगा, और शॉर्ट आंसर में रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जा सकता है। तो इंटेलिजेंस पे मैंने क्लास में भी आपको बार बार बताया है कि इंटेलिजेंस आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ के जाना है कि आपने पढ़ लिया कि बुद्धि क्या है, या आपने कोई एक आध थ्योरी पढ़ ली। वो सवाल 3 हिस्से में पूछा जाता है। व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की प्रकृति क्या है। या तो वो ये कहेंगे कि बुद्धि के किसी एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या नाम देके सिद्धांत पूछेंगे। तो बीए पार्ट 2 में जनरल या तो 2 फैक्टर थ्योरी पूछते हैं या एसओआई मॉडल पूछते हैं। लेकिन इसके अलावा उस क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा भी होगा जिसमें वो कहेंगे बुद्धि को नापने के उपकरण का वर्णन कीजिए। बिना टूल को पढ़े अगर आप जाएंगे तो आधा ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको नेचर ऑफ इंटेलिजेंस भी पता होना ही चाहिए। थ्योरी जो आपने याद की है भाई, अब आज की रात भर में तो आप नई थ्योरी याद नहीं कर लेंगे, लेकिन जो भी आपने याद किया अगर वो नाम देके पूछ रहा है तब तो आपको वही लिखनी पड़ेगी। अगर वो कह रहा है कि किसी एक थ्योरी वैसे ऐसा नहीं पूछा जाता है तो आपने जो याद की हो वो लिख दीजिए। और मेजरमेंट भी पूछेगा वो कि कैसे आप मतलब फला बालक की बुद्धि का मापन करेंगे। तो आपको एक टूल याद होना चाहिए। मैंने आपसे भाटिया बैटरी डिस्कस किया, अगर आपको याद हो बहुत अच्छी बात है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इस पे क्रिएटिविटी का बनेगा, क्योंकि दो ही हिस्से हैं इस यूनिट के। तो क्रिएटिविटी में क्या पूछेगा, क्रिएटिविटी में वो पूछता है आपसे क्रिएटिविटी क्या है, उसका नेचर क्या है, और यहाँ भी मेजरमेंट। देखिए यहाँ थ्योरी नहीं है कोर्स में आपके, है ना, नया जो सिलेबस बनाया उन्होंने उसमें थ्योरी दे दी है, यहाँ थ्योरी नहीं है। तो यहाँ क्रिएटिविटी के सवाल के 3 हिस्से होते हैं। क्रिएटिविटी का नेचर, कैसे आप क्रिएटिविटी नापेंगे, और कैसे आप अपने स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी डेवलप करेंगे। यहाँ इन 3 हिस्सों से सवाल बनता है। तो क्रिएटिविटी का नेचर आपको पता होना चाहिए। मेजरिंग टूल के लिए मैंने आपसे बाकर मेहदी डिस्कस किया है, वो, या आपको जो भी टेस्ट याद हो वो पता होना चाहिए। प्लस आपको ये जरूर पता होना चाहिए, जरूर जरूर आपके सवाल में ये हिस्सा होगा लॉन्ग क्वेश्चन में, कि हाउ विल यू डेवलप क्रिएटिविटी इन योर स्टूडेंट्स, या कौन से आप ऐसे शैक्षिक प्रावधान अपनाएंगे जिससे बालकों में सृजनात्मकता का विकास हो। तो मैंने आपको उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बताया है, मैंने आपको उसके लिए रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग बताया। उसके अलावा भी प्रोजेक्ट मेथड है, आप उनको एक्सप्रेशन करने का मौका दे रहे हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप उनके संग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, कुछ सोचेंगे, सोचने में मजबूर करेंगे, ऐसा उनके सामने सिनेरियो क्रिएट करेंगे, वो क्रिएटिव बनेंगे। क्रिएटिविटी कैन बी नर्चर्ड। ये सवाल मैंने आपसे बार बार बताया कि इंटेलिजेंस में नहीं पूछा जाएगा कि कैसे आप अपने स्टूडेंट को इंटेलिजेंस बनाएंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस ज्यादा हमारे नेचर से डिपेंड करता है, मतलब हम जीन्स में लेकर आए हैं, नर्चर से कम इफेक्ट करता है। बट क्रिएटिविटी को यू कैन इनकलकेट क्रिएटिविटी इन योर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया यूनिट 2 का हाल, यानी इंटेलिजेंस उसकी एक थ्योरी, एक टूल, क्रिएटिविटी उसका एक टूल, और कैसे नापेंगे। ये अगर आपको सब पता है तो आप कोई सा भी अपना जो बढ़िया से बढ़िया ऑप्शन आपको समझ में आए वो आप लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट आंसर में इसमें ज्यादातर रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बनता है जनरली। लेकिन फिर वही बात, हर यूनिट को बताने के बाद मैं सिर्फ ये सोच सकती हूँ, है ना, बाकी जिसने बनाया है और बन चुका है अब तो पेपर छप के आएगा। फिर वो कह रहा है, चूंकि बच्चे कह रहे थे कि मुझे क्वेश्चन बता दीजिए, तो अब इतना टाइम नहीं कि मैं लिखूं टाइप करूं, तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं ओरल। फिर तीसरा जो यूनिट है वो नेचर ऑफ, इसमें क्या क्या मेन है देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बनना है पर्सनैलिटी से और एक क्वेश्चन बनना है मेंटल हेल्थ से, है ना, क्योंकि यही मेन हिस्से हैं। तो पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा संभावना है कि पर्सनैलिटी पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इस पे मैटर है लिखने के लिए कि भाई आप व्यक्तित्व का की प्रकृति बताइए, व्यक्तित्व की सिद्धांत बताइए। अब सिद्धांत को कौन सा पूछ रहा है आपसे, वो आपसे जो मैंने आपसे कुछ थेरीज ना, सरफेस लेवल थेरी और जो थेरीज हैं इसकी, जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, थोड़ी ही हैं, ज्यादा नहीं है यहाँ पे, वो याद हो तो वो आप नाम लेके पूछे तो वो, नहीं तो जो याद हो वो। प्लस वो कहेगा कि कैसे पर्सनैलिटी नापेंगे, और पर्सनैलिटी को नापना बाकी कंस्ट्रक्ट को नापने से अलग है, क्योंकि पर्सनैलिटी को डायरेक्टली नहीं नापा जाता है, इसीलिए प्रोजेक्टिव मेथड से नापा जाता है। और रॉर्शा मैंने आपसे डिस्कस किया है, टीएटी भी पूछ सकते हैं वो। तो आपको रॉर्शा और टीएटी दोनों पता होना चाहिए, यानी कि टूल के बिना कंसेप्ट पढ़ के जाने से आप खुद अपने आधे नंबर कटाएंगे कि सिर्फ आपने थ्योरी याद कर ली, है ना, सिर्फ थ्योरी याद करने से काम नहीं चलेगा।
तो पर्सनैलिटी की थ्योरी और पर्सनैलिटी का असेसमेंट। पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे होगा? मेनली प्रोजेक्टिव मेथड से होगा। प्रोजेक्टिव मेथड में वो हो सकता है कि कहीं किसी एक टूल का वर्णन कीजिए तो आपको जो याद हो करिए। अगर नाम देके पूछ रहा है कि रॉर्शा बताइए तो रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट बताइए। टीएटी पूछ रहा है टीएटी बताइए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मेंटल हेल्थ से। वो पूछ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ से आप क्या समझते हैं, स्कूल चाइल्ड के मेंटल हेल्थ के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, और आप कैसे गाइड करेंगे किसी चाइल्ड की मेंटल हेल्थ के लिए। या इसमें डिफेंस मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन बनता है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या होती है, मेंटल हेल्थ से क्या समझते हैं, और कौन सी एडजस्टमेंट या डिफेंस मैकेनिज्म छात्र अपनाता है अपनी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनको दूर करने के लिए। तो एक मोटा मोटा बड़ा क्वेश्चन तो पर्सनैलिटी से बनना ही बनना है। बाकी के क्वेश्चन में मेंटल हेल्थ ही घूम फिर के आएगा। प्रिंसिपल आ सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म आ सकती है, हाउ विल यू गाइड आ सकता है कि आप अपने स्टूडेंट को कैसे गाइड करेंगे अगर उसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बाकी सारा क्वेश्चन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पर्सनैलिटी से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की संभावना है इसमें। तो अब आप देख लीजिए आपकी क्या तैयारी है, कितना याद है, कितना आप उसमें इनपुट देके उसको सुधार सकते हो। चौथी यूनिट आपकी लर्निंग पे है और इसके दो हिस्से हैं, लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी कि एक क्वेश्चन आपका लर्निंग से बनेगा लॉन्ग, और एक क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से बनेगा। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखिए छोटा है, उसकी थेरीज भी छोटी छोटी हैं, कम है, और समझना भी आसान। अच्छा, मोटिवेशन भी है इसमें। तो तीन हिस्से हैं इसमें। इसका मतलब कि एक तो लर्निंग से लॉन्ग क्वेश्चन बनना है, दूसरा या तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से बनेगा या मोटिवेशन से बनेगा। तो अब आप, चूंकि अब इस वक्त में आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, और मैं तो साल भर में आपसे बोलती रही, बताती रहेगी, ऐसे पढ़ लीजिए वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन जैसे भी आपकी तैयारी है, तो एक तो लर्निंग आपकी तैयार होनी चाहिए। और ईश्वरीय कृपा है कि यहाँ पे लर्निंग की डेफिनेशन थेरीज के नाम लिखे हुए हैं। या तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आएगा, या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी आएगा, या जेस्टाल्ट थ्योरी आएगा, या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आएगा, और उनके एजुकेशन। अच्छा हाँ, और सिर्फ थ्योरी याद करके जाने से काम नहीं चलेगा, उनके शैक्षिक निहितार्थ पता होने चाहिए कि ये थ्योरी है आपकी। चाहे वो आपसे एसआर थ्योरी पूछ रहे हैं, या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी पूछ रहे हैं, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछ रहे हैं, या आपसे है ना स्किनर की थ्योरी पूछ रहे हैं, या पैवलॉव की थ्योरी पूछ रहे हैं, जेस्टाल्ट थ्योरी पूछ रहे हैं, और ऑपरेंट कंडीशनिंग, और उसके बाद उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की कोई भी थ्योरी पूछेगा, सिर्फ थ्योरी नहीं पूछेगा, साथ में पूछेगा उसका शैक्षिक निहितार्थ भी बताइए। तो ये आपको अभी तक याद होनी चाहिए कि इसमें से कोई सी भी पूछ ले नाम से। अब इसमें आप नहीं गेस कर सकते हैं कि ये पूछेगा, कोई सी भी रिपीट भी हो सकती है, जो पिछले साल पूछी गई वो भी पूछी जा सकती है, जो नहीं पूछी गई वो भी पूछी जा सकती है। 4-5 ठो है, आपको याद होनी चाहिए। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थेरीज कम है। वो आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से क्या समझते हैं, आप कुछ थेरीज बताइए, या कोई एक थेरी बताइए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की, और वो कौन सी दशाएं हैं जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं। या इसके साथ दूसरा क्वेश्चन कि अभिप्रेरणा क्या है, उसकी प्रकृति क्या होती है, और आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करेंगे, उसके लिए कुछ हमें सुझाव सुझाइए, और मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए एक एक टॉपिक पर मैंने वीडियो अपना बनाया है कि जिसको भी जब भी मौका मिले वो उसको सुन ले, याद कर ले, तैयार कर ले, है ना। एकदम जब समय खत्म हो जाता है तब हम कुछ नई चीजें याद नहीं कर सकते, बिकॉज इससे पुरानी याद की हुई चीजें भी हमारी डिस्टर्ब होती हैं। तो ये आपको देखना है। फिलहाल इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर नहीं बना रही हूँ। जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है वो क्वेश्चन पेपर बन भी चुका है, क्वेश्चन पेपर आपका रेडी है, कल आपको मिल जाएगा। लेकिन जो देखने से समझ में आ रहा है वो यही कि एक क्वेश्चन लर्निंग से बनना ही बनना है, दूसरा या तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से या मोटिवेशन से बनेगा। और जो आपका यूनिट 5 है उससे एक क्वेश्चन ग्रुप डायनेमिक्स पे बनना ही बनना है, क्योंकि आप देखिए इसमें दो ही पोर्शन है मेनली, या तो ग्रुप डायनेमिक्स या लीडरशिप। तो ग्रुप डायनेमिक्स पे जनरली क्वेश्चन आता है, आप कई क्वेश्चन पेपर पिछले सालों की उठा के देख लीजिए, वो पूछते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं, अगर क्लास को एक ग्रुप की तरह से माने तो उसकी डायनेमिक्स का क्या अर्थ है, सोशल इंटरेक्शन के क्या फायदे हैं, या क्लास को अगर आप ग्रुप माने तो उसकी ग्रुप डायनेमिक्स समझाइए, इस तरह से, है ना। तो ग्रुप डायनेमिक्स, क्लास को ग्रुप के हिसाब से नहीं तो उसकी डायनेमिक्स, और सोशल इंटरेक्शन। और दूसरा क्वेश्चन लीडरशिप से बनेगा। अब लीडरशिप से बनेगा कि लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, कैसे एक लीडर इन्फ्लुएंस करता है, एक अच्छे लीडर के क्या गुण होने चाहिए, या जो रोल क्या होगा लीडर का जो सोशल लर्निंग को फैसिलिटेट करे, इस तरह से।
यानी कि मोटा मोटा अगर आप एजुकेशन का बीए पार्ट 2 का पेपर 2 देखें, तो अगर आपको मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पता है, अगर आप इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों का एक एक टूल जानते हैं और इंटेलिजेंस की आपको थ्योरी भी पता है, अगर आपको पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी के मेजरिंग टूल और पर्सनैलिटी की थ्योरी पता है, थोड़ा बहुत आप मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं, आपको लर्निंग की थ्योरी याद, मतलब थ्योरी याद करनी थी इसमें पेपर में। पेपर अब आपका साल बीत चुका है, तैयारी आपकी खत्म हो चुकी है, आपको समय का उपयोग करना चाहिए था कि बस इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी और लर्निंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की हमको थ्योरी याद करनी थी। बाकी मोटिवेशन की थ्योरी आपके कोर्स में नहीं, बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, वो कैसे उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव है, और सबके एक एक मेजरिंग टूल, बस यही पेपर ही है। और ग्रुप डायनेमिक्स, इसमें तो यूनिट 5 से तो क्वेश्चन इतना आसान है कि एकदम रखा हुआ क्वेश्चन है कि क्लास को ग्रुप डायनेमिक्स के रूप में कैसे समझेंगे, क्लास अगर ग्रुप को ग्रुप समझे तो उसकी डायनेमिक्स क्या है, टीचर कैसे क्लास की ग्रुप डायनेमिक्स सुधार सकता है, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन लीडरशिप से बनेगा कि लीडरशिप क्या है, लीडरशिप कितने प्रकार की होती है, एक अच्छे लीडर के गुण बताइए, लीडर कैसे, आपको अगर टीचर को लीडर समझे तो वो सोशल लर्निंग को कैसे फैसिलिटेट करेगा, यही क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात कि इस लेवल पे या आगे भी लेवल पे जो आपका सिलेबस आपको मिला हुआ है उससे अलग तो कुछ भी नहीं पूछा जाना है आपसे, जितना ये छप के मिल गया उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। तो आपके सामने आपको पता है कि सिर्फ इतनी चीजें पढ़नी है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन बनता है यूजी लेवल पे। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। चूंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे और मेरे पास टाइम की कमी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ओरली आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन बीए पार्ट 2। ओके, थैंक यू।